नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने चाइनीज फैंटेसी नॉवेल्स की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। परस्यूट ऑफ द ट्रूथ, जिसे मशहूर लेखक अगेन ने लिखा है। हाँ, वही अगेन जो रेनेगेड इमॉर्टल और अविल इटर्नल जैसे दिमाग हिला देने वाले वर्ल्ड्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन परस्यूट ऑफ द ट्रूथ इन सबसे अलग है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम है सू मिंग। ना कोई महान शक्ति, ना कोई विशेष जन्म, ना कोई बड़ा परिवार, बस एक बेहद छोटा सा सपना, बज़ेकर बनना। पर उसकी दुनिया में हर इंसान को जन्म से ही तय कर दिया जाता है कि वो क्या बन सकता है और क्या नहीं। और सूमिन को सब कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं। पर किस्मत का मजा ही कुछ और है। ये अक्सर उन लोगों को चुनती है जिनसे दुनिया उम्मीद भी नहीं करती। इस वीडियो में हम परस्यूट ऑफ द ट्रूथ की शुरुआती यात्रा शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, जहां कहानी धीरे धीरे एक साधारण लड़के की जिंदगी से उठकर एक बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ने लगती है। इस पार्ट में आप जानेंगे डार्क माउंटेन ट्राइब कैसा है और उसमें सू मिंग की जगह क्या है, उसकी साधारण सी जिंदगी कैसे अंदर से टूटती और जुड़ती है, बाइलिंग की पहली झलक और वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, सू मिंग का जंगलों में हर्ब्स इकट्ठा करना और एक ऐसी रात जहां वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। फिर आते हैं ट्राइब्स के टेस्ट्स, वो परीक्षाएं जो किसी की किस्मत बदल देती हैं, और वो छोटा सा रहस्य जो सू मिंग के भविष्य को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। ये शुरुआती 10 अध्याय शायद धीमे लगें, लेकिन यहीं से हम उस सू मिंग को बनते देखते हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया की परिभाषा बदल देता है। इसलिए आराम से बैठिए और चलिए डूबते हैं एक ऐसी यात्रा में जहां सच सिर्फ खोजा नहीं जाता, उसका पीछा किया जाता है। डार्क माउंटेन ट्राइब की सुबह हमेशा थोड़ी उदास और थोड़ी खूबसूरत लगती है। चारों तरफ फैली बर्फ, हवा में तैरती ठंडक, लकड़ी के घरों से उठता पतला सा धुआं, सब कुछ इतना शांत रहता है कि जैसे दुनिया अभी पूरी तरह जागी ही न हो। ऐसे वक्त में एक छोटा सा घर है जिसके बाहर एक लड़का खड़ा रहता है, सू मिंग। उसके चेहरे पर ना कोई बड़ी मुस्कान होती है, ना कोई गम, बस एक कोमल सी खामोशी। लेकिन उसकी आंखें, उनमें ऐसा लगता है मानो कोई बहुत भारी सवाल दबा हो, कोई ऐसा सपना जिसे वो छुपा कर जीता है। सू मिंग एक सामान्य लड़का है, ना कोई खास टैलेंट, ना कोई हाई ब्लड लाइन, ना ही वो शक्ति जिससे ट्राइब के लोग उसे स्पेशल माने। लेकिन उसके दिल में एक इच्छा है, बज़र्कर बनने की। ये सुनकर लोग अक्सर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उनके लिए सू मिंग एक ऐसा लड़का है जो सपने देख तो सकता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकता। फिर भी वो हर सुबह उसी उम्मीद के साथ बाहर निकलता है कि शायद आज कुछ बदल जाए। आज भी वो अपनी छोटी सी थैली लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं उसके कपड़ों को पार करती हुई शरीर में चुभती हैं, लेकिन सू मिंग की चाल स्टेडी है। पहाड़ों के रास्ते फिसलन भरे, तंग और उबड़-खाबड़ हैं, पर वो ऐसे चलता है जैसे ये उसकी रोज की कहानी हो। सच तो यही है। जंगल के अंदर चमकती बर्फ, पुराने पेड़, टूटती शाखाएं, सब मिलकर एक शांत सा दृश्य बनाते हैं। सू मिंग झुकता है, मिट्टी को छूता है, उसकी गंध सूंघता है और अर्ब्स तलाशता है। उसे अर्ब्स की पहचान ऐसे है जैसे कोई शब्दों को पढ़े। जंगल उसके लिए किताब ही तो है। यहीं उसकी मुलाकात होती है अपने शोरगुल वाले दोस्त से, लेइचेन। पेड़ के नीचे बैठा, हंसता हुआ, कोई ना कोई मजाक करता हुआ। सू मिंग, फिर इतने अंदर तक आ गया तू? तू ना एक दिन सच में इस जंगल में खो जाएगा। लेइचेन हंसता है, लेकिन उसके हाव भाव में छुपी अफेक्शन साफ दिखती है। सू मिंग हल्की सी मुस्कान देता है। अगर खो गया तो तुझे मौका मिलेगा कि तू थोड़ी देर चुप रहे, वो कहता है। दोनों हंसते हैं, लेकिन इस हंसी में एक सच्चाई छुपी है। दोनों जानते हैं कि आने वाले दिनों में ट्राइब टेस्ट्स होने वाले हैं। ये टेस्ट्स कई युवाओं को बज़र्कर बनने की राह देते हैं। लेकिन सू मिंग, उसके पास तो एलिजिबिलिटी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो जाते हैं। जंगल और गहरा हो रहा है, हवा और ठंडी और रोशनी कम। सू मिंग एक चट्टान के पास अर्ब्स इकट्ठा कर रहा होता है जब एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा थम जाती है, पेड़ हिलना बंद हो जाते हैं और कहीं दूर से एक बेहद पतली चीख जैसी आवाज आती है। सू मिंग से हर जाता है। उसे पता है ये क्या हो सकता है। पेड़ों के पीछे से एक हल्का सा साया उभरता है, एक तेज चमकती लाल आंख, और फिर पूरा प्राणी सामने आता है। विंग्स ऑफ द मून, जंगल का एक घातक क्रीचर, रात का शिकारी,
इंसानों के लिए बेहद खतरनाक। और ये यहाँ दिन की रोशनी में क्यों? सूमिंग का दिल तेज हो जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन क्रीचर उसे देख चुका है। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा एक साथ है। अचानक वो हवा में पंख फड़फड़ाता है और सूमिंग पर टूट पड़ता है। हवा का जोर इतना तेज कि सूमिंग के कान बजने लगते हैं। वो झटके से एक पत्थर के पीछे कूद जाता है। क्रीचर उसके ऊपर से वार करता है और पत्थर पे गहरा घाव बना देता है। अगर सूमिंग एक पल भी धीमा होता, वो खत्म हो चुका होता। डर के बावजूद सूमिंग खुद को संभालता है। वो रेंगता हुआ उस टूटे हुए केव जैसी जगह तक पहुंचता है जहां वो मुश्किल से घुस सकता है। विंग्स ऑफ द मून कुछ देर तक बाहर चक्कर काटता है, जमीन पर वार करता है और फिर किसी दूसरी दिशा में उड़ जाता है। सूमिंग एक लंबी कांपती सांस लेता है। वो जान चुका है कि आज वो मौत के बिल्कुल करीब था। शाम तक सूमिंग ट्राइब लौट आता है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, युवा लोग अभ्यास कर रहे हैं और एल्डर्स आंगन में बैठकर बातें कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, सिवाय सूमिंग के दिल के। उसके मन में कई सवाल दौड़ रहे हैं। क्या किस्मत सच में तय करती है कि कौन क्या बनेगा? क्या एक सामान्य लड़का भी अपने सपने तक पहुंच सकता है? रात होते होते वो घर की छत पर बैठता है, सफेद चांद को देखता है और धीरे से फुसफुसाता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं बज़र्कर बन सकूं? हवा चुप है, आसमान भी चुप है और इसी अनकही खामोशी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है। और दोस्तों, ये था परस्यूट ऑफ द ट्रूथ का पहला अध्याय। धीमा, भावनात्मक और एक ऐसे लड़के की शुरुआत जिसे दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां उम्मीद सबसे कम रहती है। सूमिंग अभी कमज़ोर है, अनजान है, लेकिन आगे चलकर यही शांत लड़का एक ऐसी राह पर चलेगा जहां सत्य और भाग्य दोनों को वो खुद बदल देगा। अभी उसकी यात्रा बस शुरू हुई है। डार्क माउंटेन ट्राइब की सुबह अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि सू मिंग की आंख खुल गई। पर आज उसकी आंखों में कल वाली थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे रात ने उसके सीने में कुछ अनकहे सवाल रख दिए हों। उसके घर की छत से हल्की हल्की बर्फ गिरने की आवाज आती रही। हवा इतनी ठंडी थी कि लकड़ी की दीवारें भी मानो कांप रही थीं। सूमिंग चुपचाप उठा, अपना छोटा सा कपड़ा झाड़ा और बाहर आया। बर्फ चारों तरफ फैली थी और सूरज की पहली किरणें उस पर चांदी जैसा चमक बिखेर रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज ट्राइब में लोग ज्यादा जल्दी उठ गए थे। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी किसी न किसी काम में लगे हुए दिख रहे थे, क्योंकि आज शुरू हो रही थी ट्राइब की ईयरली अवेकनिंग प्रिपरेशन। वही समय जब हर युवक किसी न किसी तरह बज़र्कर पाथ की ओर पहला कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। जिन युवाओं में ब्लड लाइन की शक्तिशाली धड़कन होती, उन्हें एल्डर बुलाते, मार्गदर्शन देते, और जिनमें ना होती, उन्हें सिर्फ देखा जाता और भुला दिया जाता। सूमिंग जानता था, वो उसी भुला दिए जाने वाली सूची में आता है। लेकिन वो फिर भी मैदान की ओर चला गया। मैदान में आज एक हलचल थी। कई यूथ इकट्ठा थे, कुछ उत्साहित, कुछ घबराए हुए। उन सब के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था, बेलिंग। बेलिंग ट्राइब के सम्मानित यूथ में से एक था। शांति, अनुशासन और भीतर जलती हुई महत्वाकांक्षा, तीनों उसके चेहरे पर साफ दिखते थे। जब एल्डर ने बुलावा दिया था, सबसे पहले बेलिंग ही पहुंचा था। सूमिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी कसक उठी। बेलिंग, ले चेन और ट्राइब के बाकी लड़के सभी आगे बढ़ रहे थे, और वो बस भीड़ में एक चेहरा। बेलिंग उसे देखकर मुस्कुराया। सूमिंग, आज की ट्रेनिंग देखने आ रहा है? सूमिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस देखने। बेलिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू भले बर्जरकर न बन पाए, लेकिन तू सूमिंग है। याद रख, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। ये सुनकर सूमिंग थोड़ा चौंका। बेलिंग बेहद कम बोलता था और सलाह तो और भी कम देता था, लेकिन आज उसके स्वर में एक सच्चाई थी। ले चैन भी वहीं आ गया, अपनी यूजुअल एक्साइटमेंट के साथ। सूमिंग, चल एल्डर को देखते हैं, आज टेस्ट आने वाले हैं। पता है, मैंने सुना है कि शायद इस बार कुछ नया भी होगा। उसकी आवाज में इतनी ऊर्जा थी कि लोग दूर से मुड़कर उसे देख लेते। धीरे धीरे एल्डर मैदान के बीच आए। लंबी सफेद दाढ़ी, ठंडी आंखें और एक गहरी आवाज जो सीधे दिल में उतरती थी। आज, एल्डर ने कहा, हम एक छोटा सा रिकॉर्ड टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट ये बताएगा कि कौन अपनी ब्लड ची को जागृत करने के योग्य है। भीड़ में उत्साह फैल गया।
कई युवाओं ने नर्वस होकर सांस ली। कुछ चेहरों पर गर्व उभरा, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उनमें शक्ति मौजूद है। सुमिंग पीछे खड़ा सब देख रहा था। टेस्ट शुरू हुआ। पहला यूथ आगे आया। उसने गहरी सांस ली और एल्डर के सामने रखे स्टोन पिलर पर हाथ रखा। पिलर हल्के से चमका, नीली रोशनी की एक पतली लकीर। मीडियम पोटेंशियल, एल्डर ने कहा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। मीडियम भी अच्छा माना जाता था। अगला यूथ आया। उसके टच करते ही पिलर पर लाल आकृति चमक उठी, बहुत तेज चमक। हाई पोटेंशियल। लोग तालियां बजाने लगे। यूथ गर्व से मुस्कुराया। फिर बेलिंग की बारी आई। एल्डर में आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी शांत चाल में एक आत्मविश्वास था। बेलिंग ने हाथ रखा। एक पल के लिए कुछ न हुआ। फिर अचानक पिलर गहरा लाल चमका। उस चमक का स्वरूप बाकियों से कहीं ज्यादा मजबूत था। हाई ग्रेड पोटेंशियल। एल्डर के चेहरे पर हल्की आश्चर्य की रेखा उभरी। भीड़ में सरगोशी फैल गई। वो सच में ट्राइबल लीडर की तरह बन सकता है। सुना था बेलिंग स्पेशल है। एल्डर उन्हें खुद ट्रेनिंग देंगे शायद। सुमिंग दूर से देख रहा था। वो खुश था क्योंकि बेलिंग उसका दोस्त था, लेकिन दिल में एक टीस फिर उठी। उसकी बारी ही नहीं आई, क्योंकि उसकी बारी कभी आती ही नहीं थी। एल्डर ने एक सूची देखी और सुमिंग का नाम उस पर नहीं था। उसके लिए इस टेस्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे सुमिंग में ब्लड ची की लौ नहीं जग सकती। ले चन ने उसे धक्का देकर कहा, चल हम भी कोशिश कर लें। सुमिंग मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थोड़ा दर्द था और थोड़ा एक्सेप्टेंस। नहीं, एल्डर जानते हैं मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। टेस्ट खत्म हो गया। युवाओं की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन सुमिंग वहीं खड़ा रहा जब तक मैदान लगभग खाली नहीं हो गया। बेलिंग उसके पास आया, धीरे से बोला, सुमिंग, तूने कोशिश क्यों नहीं की? सुमिंग ने जमीन पर गिरती बर्फ को देखते हुए कहा, कभी कभी कोशिश करना भी बेकार लगता है। बेलिंग उसके शब्दों को समझना चाहता था, पर समझ नहीं पाया। उसने बस कंधा थपथपाया और चला गया। लेकिन एल्डर ने सुमिंग को दूर से देखा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ चमका, याद जैसा कुछ, मानो वो सुमिंग के भीतर कोई ऐसी चिंगारी देख रहे हों जिसे बाकी दुनिया देखने में असफल रही है। रात होने लगी। सुमिंग घर लौट रहा था, पर कदम भारी थे। आसमान में 9 चंद्रमा चमक रहे थे। एयरगन का वही पोएटिक सिंबोलिज्म, एक अजीब सी चांदी चमक जंगल पर फैली हुई थी। सुमिंग ने आसमान देखा और सोचा, क्या हर व्यक्ति पहले से तय होकर आता है, या क्या रास्ते कभी कभी बदल भी जाते हैं? उसकी मुट्ठी कस गई, उसकी आंखें चमकी। और उसी रात जब वो अकेले जंगल में हर्ब्स इकट्ठा करने गया, तो उसे कुछ मिला। कुछ छोटा, कुछ साधारण, कुछ ऐसा जैसे देखकर कोई भी कहे, ये तो बस एक पत्थर है। लेकिन जब उसने उसे हाथ में लिया तो वो गर्म था, जैसे कोई पुरानी शक्ति सो रही हो। उसने उसे उलट पुलट कर देखा। कुछ भी खास नहीं था, बस एक पुराना टुकड़ा। लेकिन उस गर्मी में ऐसा कुछ था जो दिल की धड़कन के जैसे महसूस हो रहा था। उसने उसे अपनी थैली में रखा, और शायद उसे पता भी नहीं था कि यही छोटा सा पत्थर उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। यही इनिशियल स्पार्क उसकी कहानी को आगे बढ़ाएगा, और यही चैप्टर 2 की असली समाप्ति थी, एक शांत लेकिन भाग्य बदल देने वाली रात का प्रारंभ। और दोस्तों, चैप्टर 2 यहाँ खत्म होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें उम्मीदें और निराशाएं साथ साथ चली। सुमिंग का नाम फिर से पीछे रह गया, लेकिन भाग्य ने उसके हाथ में एक छोटा सा संकेत रख दिया है। कभी कभी बदलाव शोर से नहीं, एक हल्की गर्मी से शुरू होता है, और सुमिंग की यात्रा अब उस गर्मी को समझने की ओर बढ़ रही है। डार्क माउंटेन ड्राइव पर सुबह की धुंध धीरे धीरे छट रही थी। बर्फ गिरना भी थमा नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो अक्सर किसी बदलाव से ठीक पहले आती है। पिछले 2 दिन से सुमिंग के मन में एक बेचैनी चल रही थी, और इसकी वजह वही छोटा सा स्टोन फ्रैगमेंट था जो उसने जंगल की गहराइयों में पाया था। वो पत्थर अलग था, साधारण दिखने वाला, टूटा हुआ, पुराना, लेकिन उसके भीतर से आती वो गर्मी, वो बिल्कुल साधारण नहीं थी। आज सुबह सुमिंग थोड़ा जल्दी उठ गया। उसके घर के अंदर आग की हल्की तपिश थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी उस आग से कहीं ज्यादा गर्म थी। उसने धीरे धीरे अपना छोटा सा थैला उठाया और पत्थर को बाहर निकाला। उसके हाथ में आते ही वो फ्रैगमेंट हल्की सी धड़कन जैसा अनुभव देता, जैसे ये कोई मृत चीज नहीं, बल्कि किसी पुराने जीव की सुप्त सांस हो। सुमिंग ने एक लंबी सांस ली। आखिर तुम हो क्या? उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन कमरा उस फुसफुसाहट को अपने भीतर सोंखता गया। वो पत्थर को लेकर अपने घर के पीछे एक चट्टान की तरफ गया।
वही जगह जहां वो अक्सर हर्ब सुखाता, फायरवुड काटता या अकेले बैठकर आसमान देखा करता था। सुबह की रोशनी अभी ढंग से फैली नहीं थी, बस एक हल्की सफ़ेदी चारों तरफ फैल रही थी। दूर से ट्राइब के लोगों की दिनचर्या शुरू होने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन सुमिंग का ध्यान कहीं और था। वो चट्टान पर बैठा और उस फ्रैगमेंट को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ लिया। इस बार गर्मी थोड़ी अधिक साफ महसूस हुई, जैसे ये पत्थर उसके स्पर्श को पहचानता हो। उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी सी आशंका दोनों थीं। ट्राइब का हर बच्चा जानता था कि इस दुनिया में बहुत सी पुरानी वस्तुएं थीं जिनमें प्राचीन बज़र्कर्स की शक्ति या आत्मा का अंश होता था। कभी कभी ऐसी वस्तुएं किसी का भविष्य बदल देती हैं और कभी कभी किसी की जान ले लेती हैं। लेकिन सुमिंग के सामने कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी किस्मत बदलनी ही थी, चाहे कितने भी छोटे टुकड़े से शुरुआत क्यों न हो। धीरे धीरे वो अपनी सांस नियंत्रित करने लगा, जैसे उसने कभी बेलिंग को ट्रेनिंग करते देखा था। आंखें बंद कर उसने फ्रैगमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी सांसों की गर्म भाप हवा में दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उस पत्थर से एक हल्की सी लाल चमक निकली, इतनी हल्की कि अगर सुमिंग की आंखें बंद ना होती तो वो शायद ध्यान भी न देता। लेकिन वो चमक भीतर उतर रही थी, एक धीमी लहर की तरह, उसकी उंगलियों से होकर नसों से गुजरती हुई शरीर में कहीं और फैल रही थी। सुमिंग चौंक गया। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने देखा कि उसके हाथों से धुआं सा उठ रहा था। धुआं या भाप? गर्मी अचानक बढ़ चुकी थी। पत्थर मानो जल रहा था, लेकिन उसकी त्वचा को चोट नहीं पहुंचा रहा था। वो कांपता हुआ पत्थर को देख रहा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने कई बार नकली आर्टिफैक्ट्स देखे थे जिन्हें लोग बाजार में बेचते थे, लेकिन ये असली था। ये किसी भारी शक्ति का अंश था। उसके भीतर एक अजीब दौड़ती हुई ऊर्जा उठने लगी, जैसे खून तेजी से बहने लगा हो। उसके कानों में किसी दूर के ढोल की धुन सी बजने लगी, धम धम धम। या शायद ये उसकी अपनी धड़कन थी। गर्मी अब उसके हाथों में नहीं, पूरे शरीर में घूम रही थी। पहले सीने में एक भारीपन लेकर, फिर गर्दन तक, फिर सिर तक फैल गई। दुनिया एक पल को धुंधली हुई और अगले ही पल 2 गुना स्पष्ट। उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ खिंच रहा है, कुछ ऐसा जैसे त्वचा के नीचे नसें जाग रही हैं, चल रही हैं, सांसें तेज, आंखें लालिमा लिए और दिल मानो उसके सीने पर चोट करता हुआ। ये अनुभव डरावना भी था और सुंदर भी। एक आम लड़के के लिए ये उसकी दुनिया का पहला सच्चा परिचय था। बर्ज़र्कर पाथ क्या होता है। अचानक पत्थर चमकना बंद हो गया। गर्मी ऐसे गायब हुई जैसे कोई हवा अचानक भारी बादलों को उड़ा ले जाए। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। वो जमीन पर टिककर खुद को संभाल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में सवाल थे जिन्हें वो शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता था। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने पत्थर को फिर देखा। अब वो बिल्कुल ठंडा था, साधारण, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जो उसके भीतर हुआ था वो साधारण नहीं था। वो पहली बार था जब सुमिंग ने अपनी नसों में किसी शक्ति की झलक महसूस की थी। चाहे वो कितनी ही क्षणिक हो, वो वास्तविक थी। उसने गहरी सांस ली और पत्थर को छाती से लगाया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे अब ठंड नहीं लग रही थी। उसके भीतर अभी भी उस गर्मी की याद बची हुई थी। ट्राइब में लौटते समय उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो भीड़ से गुजरते हुए लोगों को देखता, बच्चों की हंसी सुनता, एल्डर्स की बातें सुनता और अचानक महसूस करता कि वो इस दुनिया में अब पहले जैसा नहीं रहा है, जैसे कुछ हल्का सा बदल गया है। लेई चैन उसे देखकर बोल पड़ा, कहाँ था तू सुबह सुबह? मैं तो सोच रहा था तू फिर जंगल में खो गया। सुमिंग बस मुस्कुरा दिया, बस थोड़ा घूमने गया था। बेलिंग भी आया। उसने सुमिंग को गौर से देखा। एक क्षण जैसे उसकी आंखों में कुछ झलका। तू ठीक है तो? आज कुछ अलग सा लग रहा है तू। सुमिंग एक पल को ठिठका। क्या बेलिंग ने महसूस किया जो उसके अंदर हुआ था, या वो बस उसका भ्रम था? उसने गर्दन हिलाई। हाँ, सब ठीक है। लेकिन बेलिंग पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने सुमिंग की पीठ थपथपाई और चला गया। उस रात जब सब सो चुके थे, सुमिंग बाहर निकला। आसमान में 9 चंद्रमा चमक रहे थे। हवा ठंडी थी लेकिन शांत। सुमिंग ने पत्थर निकाला और आसमान की ओर देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका जीवन तयशुदा नहीं है। शायद भाग्य कभी कभी एक मामूली से टूटे हुए पत्थर में छुपा होता है। और इसी विचार के साथ उसके जीवन की बज़र्कर इनिशिएशन की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों, यही था चैप्टर 3, एक ऐसा चैप्टर जहां पहली बार सुमिंग की किस्मत ने करवट ली। एक साधारण सा पत्थर,
एक हल्की सी गर्मी, और एक लड़का जिसने कभी उम्मीद छोड़ दी थी अब अपने अंदर एक नई चिंगारी महसूस कर रहा है। ये चिंगारी अभी छोटी है, लेकिन आगे चलकर यही उसकी राह बनाएगी, एक ऐसी राह जहां हर कदम उसे सच्चाई, शक्ति और अपने असली अस्तित्व के करीब ले जाएगा। डार्क माउंटेन ट्राइब में रात लगभग पूरी तरह ढल चुकी थी और सुबह की ठंडी रोशनी अभी पहाड़ों की चोटियों पर ही अटकी हुई थी। हवा में बर्फ के छोटे छोटे कण तैर रहे थे और पूरे जंगल पर एक सन्नाटा सा छाया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें दूर कहीं से आती हवा की आवाज़ भी किसी पुरानी कहानी जैसी लगती थी। इसी माहौल में सुमिंग अपनी नींद से जागा। कल रात हुई घटना नींद के धुंधलेपन के पीछे भी साफ महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियों में अभी भी उस पत्थर की गर्माहट की याद तैर रही थी, एक ऐसी गर्मी जो अब उसके शरीर का ही हिस्सा लग रही थी, जैसे वो खून में घुल गई हो। उसने धीरे धीरे उठ के पत्थर को फिर हाथ में लिया। आज वो पत्थर ठंडा था, बिल्कुल शांत, जैसे वो किसी भी साधारण चीज़ की तरह बेकार पड़ा हो। लेकिन सुमिंग जानता था, ये बेकार नहीं था। उस पत्थर ने कल जो किया था वो कल्पना नहीं हो सकता। वो पत्थर को लेकर घर के बाहर आया। बर्फ पर उसके नंगे कदमों की धप-धप सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी हथेलियों में पत्थर को पकड़कर चलते हुए उसे ठंड कम लग रही थी, मानो उस पत्थर की अनुपस्थित गर्मी भी उसे भीतर से तपाती हो। जंगल की तरफ जाते हुए वो सोचता रहा, ये आखिर है क्या? किसके पास था ये? क्यों मुझे मिला और मुझ पर ही क्यों प्रतिक्रिया दी? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे, लेकिन सवाल जितने गहरे थे उतनी ही गहरी उसके अंदर एक हल्की सी उम्मीद भी जागने लगी थी। वो वही जगह गया जहां कल उसने पहली बार पत्थर को एक्टिवेट किया था। बर्फ अभी भी हल्की थी, पेड़ों पर सफ़ेद चादर लटक रही थी और चारों ओर बस वही नर्म सी खामोशी थी। चट्टान पर बैठते ही उसने पत्थर को दोनों हथेलियों में बंद कर लिया। कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की, आंखें बंद की और अपने मन को शांत रखकर पत्थर पर ध्यान दिया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ मिनट ऐसे बीते जैसे वो किसी बहुत लंबे समय का हिस्सा हों। हवा उसके चेहरे पर पड़ती रही, लेकिन पत्थर किसी सोई हुई चीज़ की तरह चुप था। सुमिंग की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैं इसे समझ नहीं पाया? क्या कल जो मैंने महसूस किया वो बस संयोग था? उसने फिर कोशिश की, अपने हाथों को कसकर जकड़ा, मन की सारी ऊर्जा पत्थर की ओर केंद्रित कर दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं, न कोई रोशनी, न कोई गर्मी। कहीं एक छोटी सी निराशा उभरने लगी जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर उतर आई। ठीक उसी क्षण एक हल्की सी धड़कन उसके हाथ में महसूस हुई। सुमिंग ठिठक गया। ये वही धड़कन थी, जैसे कोई हार्ट बीट। पत्थर से गर्मी नहीं निकल रही थी, लेकिन उसमें कुछ जिंदा था, कुछ अस्थिर, कुछ इंतजार करता हुआ। उसने पत्थर को थोड़ा ऊपर उठाया, उसे रोशनी में देखा, लेकिन वो बाहरी रूप से बिल्कुल साधारण ही था। ये सामान्य चीज़ इतनी शक्तिशाली प्रतिक्रिया कैसे दे सकती है? उसी समय जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, कदमों की। सुमिंग घबरा गया। उसने जल्दी से पत्थर छिपा लिया और उठकर इधर उधर देखने लगा। आवाज़ें पास आ रही थी। लेई चेन और बेलिंग थे। अरे, यहाँ छिपकर क्या कर रहा है तू? लेई चेन ने चिल्लाते हुए कहा, बर्फ उड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए। बेलिंग शांत था। उसकी आंखें सुमिंग के चेहरे का अध्ययन कर रही थी। सब ठीक है? सुबह सुबह यहाँ? सुमिंग मुस्कुराया। बस हर्ब्स देखने आया था। हर्ब्स? इस मौसम में बर्फ के नीचे क्या हर्ब्स उगेगी मूर्ख? सुमिंग सिर्फ हंसकर रह गया। वो सच बताना नहीं चाहता था, न अभी। बेलिंग उसके पास आकर थोड़ा झुका। सुमिंग, कल से तेरे चेहरे पर कुछ अलग दिख रहा है। अगर कोई बात है तो बता देना, हम दोस्त हैं। सुमिंग की पलकों पर एक क्षण भर को झिझक तैर गई। क्या उसे बताना चाहिए? क्या वो समझ पाएंगे? लेकिन पत्थर की बात, ये बहुत बड़ी बात थी, और वो जानता था ऐसी चीज़ें गलत हाथों में पड़ें तो खतरा बन जाती हैं। कुछ नहीं है, उसने धीरे से कहा। बेलिंग ने एक पल उसे देखा, फिर सिर हिलाकर वापस चला गया। लेई चेन ने जाते जाते मजाक में कहा, अगर तुझे जंगल खाना शुरू कर दे तो मुझे बताना, मैं एल्डर्स को बोलकर तेरा पूरा पाठ करवा दूंगा। दोनों हंसते हुए चले गए।
सुमिंग ने उनकी परछाइयां गायब होती देखी और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने पत्थर फिर हाथ में निकाला। दूर दूर तक सफ़ेद मैदान फैला था और वो उसमें अकेला खड़ा उस पत्थर के साथ एक रहस्य साझा कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जंगल की खामोशी कभी कभी भारी हो जाती थी, लेकिन इसी खामोशी में सुमिंग ने पहली बार महसूस किया कि पत्थर उसके छूने से उदास हो रहा है, या शायद बेचैन। धीरे धीरे उसने उसे दोनों हाथों से पकड़कर दिल के पास रखा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज कंपन उसके शरीर में उठा। पत्थर से अचानक एक हल्की सी गर्मी फूटी, धीरे नहीं बल्कि सीधे आत्मा तक उतरती हुई। सुमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। गर्मी अब उसके सीने से घूमकर पूरे देह में फैल रही थी, उसके बाजुओं में, उसकी नसों में, उसकी उंगलियों में, यहाँ तक कि सांसों में भी। उसके सामने की दुनिया कुछ देर हिलती सी महसूस हुई, जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। एक पल को उसे लगा वो किसी और दुनिया में खड़ा है। बर्फ अब सिर्फ बर्फ नहीं थी, हर गिरता कण किसी चमकते तारे जैसा दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं किसी प्राचीन भाषा में कुछ कहती प्रतीत हो रही थी। हवा उसके कानों के पास ऐसे गुजरी जैसे कोई फुसफुसाकर उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हो। उसके सीने में पहली बार एक शक्तिशाली आग जन्मी। न कोई दर्द, बस एक गहरी उबलती हुई गर्माहट जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छू रही थी। उसके पैरों के नीचे की बर्फ भी तक हल्की सी पिघलने लगी थी। ये कोई साधारण गर्मी नहीं थी, ये अवेकनिंग की पहली छुअन थी। लेकिन ये सब उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी शुरू हुआ। पत्थर एकदम ठंडा हो गया, वो गर्माहट गायब हो गई और सुमिंग घुटनों के बल गिर पड़ा, हांफता हुआ, दिल तेज धड़कता हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, पर उसके होठों पर एक हल्की अनजानी मुस्कान उभर आई थी। आज पहली बार उसे लगा था कि शायद बहुत दूर कहीं बरसरकर बनने की राह उसकी ओर देख रही है। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ, पत्थर को अपने पास रखा और जंगल से बाहर निकलने लगा। हर कदम में अब एक नया भार था, लेकिन साथ ही एक नई शक्ति भी। शाम होने लगी थी। आसमान के 9 चंद्रमा बर्फ पर चमकते हुए बड़े सुंदर लग रहे थे। सुमिंग ने आकाश को देखा। अगर किसी का रास्ता तय नहीं है तो शायद मेरा भी नहीं, और ये सोचकर वो घर की ओर बढ़ गया। उसने महसूस नहीं किया कि उसके जाते समय बर्फ पर कुछ आकृतियां एक क्षण के लिए चमकी थीं, मानो प्रकृति ने उसके भीतर की शक्ति को पहचान लिया हो। और चैप्टर 4 यहीं समाप्त होता है, लेकिन सुमिंग की वास्तविक अवेकनिंग अब बस शुरू हुई है। और दोस्तों, ये था चैप्टर 4, एक शांत लेकिन गहरे बदलाव का अध्याय। सुमिंग अभी भी दुनियावी रूप से कमजोर है, लेकिन उस छोटे से पत्थर ने जो आग जगाई है, वो उसके पूरे भविष्य को हिला देने वाली है। भाग्य ने पहली बार उसकी ओर हाथ बढ़ाया है, और सुमिंग ने वो हाथ थाम भी लिया है, भले पूरी तरह समझे बिना। डार्क माउंटेन ट्राइब की सुबह हमेशा की तरह ठंडी, धीमी और धुंध से भरी थी, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में हल्की बेचैनी थी, जैसे रात के अंधेरे ने किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाकर सुबह में भी छोड़ा हो। पिछले कई दिनों से सुमिंग के अंदर एक अजीब गर्माहट घूम रही थी, और इसका कारण वही रहस्यमयी पत्थर था जिसे उसने जंगल की गहराई में पाया था। जब भी वो उसे छाती के पास रखता, एक नरम सी गर्मी उसकी शरीर में फैल जाती, कभी हल्की, कभी घनी, पर हमेशा जीवित। आज सुबह जब वो उठा, उसका शरीर हल्का और मन भारी था। उसने अपनी उंगलियों के बीच उस पत्थर को पकड़ा, जैसे वो उसके अंदर छिपे किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। पत्थर साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर किसी शक्ति की धड़कन छुपी थी। ये बात अब सुमिंग समझने लगा था, भले वो इसे पूरी तरह नहीं जान पाया था। ट्राइब के बीचों बीच आज हलचल थी। एल्डर ने आने वाली अवेकनिंग ट्रायल के बारे में युवाओं को पहले ही सूचित कर दिया था। हर वर्ष होने वाली ये परीक्षा कई युवाओं की तकदीर बदल देती थी। जिनके अंदर बरसर्कर ब्लड प्रबल होता, वो आगे बढ़ते, बाकी अपने उसी साधारण जीवन में लौट जाते। सुमिंग जानता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके खून में वो घनत्व नहीं था, न ही उसकी नसों में वो ऊर्जा दिखती थी जिसे देखकर एल्डर किसी में योग्यता पहचान ले। फिर भी वो मैदान में चल पड़ा, शायद आदत, शायद उम्मीद, या शायद जिद, खुद से और दुनिया से। जब वो पहुंचा
कई युवा पहले से मौजूद थे। बेलिंग शांत खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे सर्दी भी उसके अनुशासन को छू नहीं पाती। ले चेन हमेशा की तरह उत्तेजना में भरा इधर उधर बातें कर रहा था। एल्डर आए और सभी चुप हो गए। 3 दिनों बाद अवेकनिंग ट्रायल होगी। इस दौरान हर युवक अपने भीतर झांकेगा। शक्ति सिर्फ खून की नहीं, आत्मा की परीक्षा भी है। इन शब्दों ने हवा को और भारी कर दिया। फिर एल्डर ने कुछ युवाओं के नाम पुकारे, वे जिन्हें उन्होंने योग्य माना था। बेलिंग को हाई ग्रेड पोटेंशियल की श्रेणी में रखा गया। उसके चेहरे पर वही शांत स्वीकार्यता थी, पर सूमिंग का नाम नहीं आया। ये उसे हैरान नहीं करता था, पर अंदर एक हल्की चुभन जरूर उठती थी। वो पीछे खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। ले चेन उसके पास आया और धीरे से कहा, मत सोच इतना, तू अलग है, पर बुरा नहीं। सूमिंग ने एक हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में एक गहरा दर्द छुपा था, जिसे दुनिया देख नहीं पाती थी। उसके बाद लोग बिखरने लगे और सूमिंग जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे वहां शांति मिलती थी और अभी उसे शांति से अधिक उत्तर चाहिए थे। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा की धुन उसके कानों के बीच से गुजरी। बर्फ पत्तों पर जमा थी, पर उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसके मन में जितनी हलचल थी, उसके सामने जंगल शांत लग रहा था, जैसे वो उसे देख रहा हो, पहचान रहा हो। वो उस पुराने पत्थर तक पहुंचा, वहीं जहां उसने पहली बार स्टोन फ्रैगमेंट को एक्टिवेट होते देखा था। वो बैठा और पत्थर को छाती के पास रखा। कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वार्मथ फैलने लगी। एक हल्की लहर, फिर एक दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई पुरानी हवा उसके शरीर के अंदर घूम रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को स्थिर किया। अगले ही पल पत्थर ने तेज गर्मी छोड़नी शुरू की। उसकी आंखों के सामने दुनिया धुंधली हुई, फिर साफ। उसने अपनी नसों में रक्त दौड़ते हुए महसूस किया, ऐसी गति से, ऐसी गर्मी से जैसा पहले कभी नहीं। उसकी उंगलियों से लाल चमक उठने लगी, फिर हाथ तक, फिर कंधे तक, फिर पूरे शरीर में। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना द्वार खुल रहा है, जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा उसे पुकार रहा हो, जागो। एक क्षण के लिए उसे डर लगा, फिर दूसरी ही क्षण वो डर उत्साह में बदल गया। ये अनुभव छोटा था पर गहरा। गर्मी जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही जल्द गायब भी हो गई, और सूमिंग हाफता हुआ ठंडी हवा में बैठा रह गया। उसने पत्थर को देखा। वो साधारण था, पर अब वो साधारण नहीं था। वो सूमिंग के लिए जीवन का पहला संकेत था कि दुनिया में उसकी भी कोई राह हो सकती है। अगली सुबह जब वो ट्राइब लौटा तो वो अलग महसूस कर रहा था। उसके कदम हल्के थे, उसकी सांसें स्थिर थीं, और उसकी आंखों में एक चमक थी, वही चमक जो अब बेलिंग ने भी देख ली थी। बेलिंग ने कहा, सूमिंग, तुझे क्या हुआ? तू बदल रहा है। सूमिंग ने कुछ नहीं कहा। क्या वो बताता कि एक पत्थर उससे बात करता है, या कि उसकी नसें जागने लगी हैं, या कि अब पहली बार बरसकर 5 की गर्माहट महसूस कर रहा है? वो बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उस रात जब चांद अपनी पूरी ऊंचाई पर था, 9 चंद्रमाओं की रोशनी बर्फ पर पड़कर उसे चमका रही थी। सूमिंग अपने घर के बाहर खड़ा था। वो पत्थर उसकी हथेली में था, शांत, सोया हुआ, लेकिन भीतर कुछ छुपाए। उसने पत्थर को छाती से लगाया। एक धीमी मध्यम गर्मी उठी, एक हल्का कंपन उसकी आत्मा तक गया, और उसने खुद से कहा, शायद मैं वो नहीं हूं जो दुनिया कहती है, शायद मैं वो हूं जो मुझे बनना चाहिए। और इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं समाप्त होता है, एक छोटे कदम से, एक छोटी गर्मी से, एक छोटे पत्थर से, जो आगे चलकर एक पूरे जगत को बदलने वाला है। नैरेटर। चैप्टर 5 में पहली बार सूमिंग का आंतरिक परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। पत्थर की गर्माहट अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये सूमिंग की किस्मत की पहली सीढ़ी बन रही है। ट्राइब उसे अब भी साधारण मानता है, पर प्रकृति और ये पत्थर उसे साधारण रहने नहीं देने वाले हैं। उसकी नसें, उसका मन, उसका शरीर, सब धीरे धीरे जाग रहे हैं। आगे के अध्यायों में ये जागरण तेज होगा और सूमिंग पहली बार उस रास्ते पर कदम रखेगा जो उसके लिए जन्म से तय नहीं था, पर अब उससे मांग रहा है कि वो आगे बढ़े। रात गहरी थी, हवा भी थकी हुई, और ट्राइब के चारों ओर फैली खामोशी मानो किसी पुरानी कहानी को अपने अंदर छिपाए बैठी थी। ऐसे ही अंधेरे में सूमिंग के सपने में अचानक एक हल्की, कोमल, नाजुक सी आवाज गूंजी, भाई, भाई। आवाज इतनी मीठी, इतनी मासूम थी, जैसे किसी छोटे बच्चे ने किसी बहुत प्रिय इंसान को पुकारा हो। फिर वही आवाज, थोड़ी और करीब,
भाई, क्या तुम सुन रहे हो? एक पल को ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ सू मिंग की आत्मा के बहुत गहरे हिस्से से आ रही हो। फिर आवाज़ थकने लगी, कमज़ोर होने लगी। भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही वो आवाज़ मिटती गई, सू मिंग के भीतर किसी चीज़ ने ज़ोर से खिंचाव महसूस किया। एक दर्द, ऐसा जैसे कोई बेहद ज़रूरी चीज़ उसके हाथों से फिसल रही हो। दर्द इतना गहरा था कि उसने सू मिंग की नींद तोड़ दी। वो झटके से उठ बैठा, पूरी देह पसीने से भीगी हुई, सांसें भारी, चेहरा पीला और दिल अनजाने डर से कांप रहा था। कुछ देर तक वो हाँफता रहा, फिर इधर-उधर देखा। परिचित दीवारें, लकड़ी की छत, बाहर की धीमी आवाज़ें, सब देखकर उसे थोड़ी शांति मिली। ये सपना आखिर था क्या? वो बुदबुदाया। सू मिंग शायद ही कभी सपने देखता था, और ऐसी आवाज़, ऐसी पुकार उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। अजीब बात ये थी कि उस आवाज़ में एक परिचित सा एहसास था, जैसे वो आवाज़ कहीं पहले सुनी हो, लेकिन कहाँ, कब, ये वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी नज़र हाथ में पकड़े काले पत्थर पर गई। वही पत्थर जो उसे जंगल में मिला था, वही पत्थर जो उसकी छाती पर रखने से गर्मी छोड़ता था, वही पत्थर जिसे छूते ही वो बदलने लगा था। सू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। ये सपना इस पत्थर से जुड़ा है, निश्चय ही। चांद की हल्की रोशनी में उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा। वो साधारण दिखता था, लेकिन उसके भीतर कुछ था, कुछ ऐसा जो जागने की कोशिश कर रहा था। स्क्रोल में लिखा था कि संसार की अधिकांश प्राचीन वस्तुएं रक्त से एक्टिवेट होती हैं। सू मिंग ने बिना सोचे अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद पत्थर पर गिरा दी। वो रुका, इंतजार किया, आशा की कि पत्थर चमक उठेगा, कुछ प्रतिक्रिया देगा, पर कुछ नहीं हुआ। खून वहीं पड़ा रहा, पत्थर वैसा ही। सू मिंग ने दांत भींचे और जिद में आकर कई तरीके आजमाए। पत्थर को काटा, मोड़ा, तोड़ने की कोशिश की, पानी में डुबोकर देखा, लेकिन पत्थर पर तनिक भी असर नहीं। आकाश धीरे धीरे उजाला होने लगा। सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगीं, और सू मिंग चुपचाप उस काले पत्थर को पकड़े बैठा रहा, सोचों में खोया। अचानक उसके मन में एक झलक उभरी। जब मैंने इसे अपने छाती पर रखा था, तब गर्मी आई थी। शायद यही इसका असली तरीका है। उसने तुरंत पत्थर को अपने गले में बांध लिया और उसे छाती के बहुत करीब आने दिया। कुछ ही पलों में गर्मी उठने लगी, पहले हल्की, फिर पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलती हुई। ऐसी गर्मी जो आंखें बंद करते ही उसके मन में एक अलग ही दुनिया खोल देती थी। और तभी उसके मन में साफ साफ बरसर्कर आर्ट्स के प्रशिक्षण विधियां उभरने लगी, वही विधियां जो उसे उस प्राचीन देव मूर्ति के सामने मिली थीं। अब वो विधियां उसे और स्पष्ट दिखीं। ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के तरीके, पहली सीढ़ी के रहस्य, वो एंशंट नॉलेज जो केवल बरसर्कर बॉडीज में पैदा होने वाले लोगों को मिलती थी। उसके विचारों में प्राचीन संसार की छवियां दौड़ गईं। वो समय जब बरसर्कर पूर्वजों ने आकाश पृथ्वी की रचना की थी, जब हर मनुष्य में जन्म से ही शक्ति उबलती थी, जब हर ट्राइब गर्व और बल से परिपूर्ण था। समय बदला, रक्त पतला हुआ और शक्ति खो गई। अब केवल कुछ लोगों में ही बरसर्कर ब्लड बचा था, और केवल वही लोग बरसर्कर ट्रेनिंग पा सकते थे। पर सू मिंग, उसके पास बरसर्कर बॉडी नहीं था। फिर भी इस रहस्यमय पत्थर ने उसे वो प्रशिक्षण दिया जो केवल चुने हुए लोगों को मिलता था। उसने मंत्र जैसा वाक्य दोहराया, रक्त को ठोस करो, नसों को जगाओ और अपनी बरसर्कर मार्क उत्पन्न करो। सू मिंग पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। धीरे धीरे वो उस एंशिएंट ट्रेनिंग मेथड में उतर गया। सुबह बीत गई, ट्राइब जाग गया। बच्चों की हंसी, शिकार दल का जंगल में निकलना, एल्डर द्वारा बरसर्कर बॉडीड युवाओं को ट्रेनिंग देना, जीवन चलता रहा। पर सू मिंग अंदर बंद कमरे में बैठा था।
उसके घर की दीवारों से रक्त लाल प्रकाश बाहर झलक रहा था। उसकी नसें एक एक करके चमक रही थीं, लेकिन पूरा ट्रेनिंग बहुत कठिन था। उसकी सिर्फ एक ही नस उभरी, और वो भी आधा अधूरा। सूमिंग ने आंखें खोली, थका हुआ, कांपता हुआ, पर दृढ़। पहली नस तो मुश्किल से निकली। 3 नसें चाहिए पहले स्तर तक पहुंचने के लिए, और अवेकनिंग रेल्म तो बहुत दूर है। इसी दौरान उसे याद आया, जब वो ट्रेनिंग करता, उसकी छाती का पत्थर ज्यादा गर्म हो जाता था। ये गर्माहट उसके भीतर ऊर्जा जगाती थी, जैसे वो ट्रेनिंग को तेज कर रहा हो। आने वाले 7 दिनों तक उसने घर से बाहर जाना छोड़ दिया। वो ट्रेनिंग करता रहा, पर एक अजीब बात हुई। उसे भूख लगना लगभग बंद हो गई। जबकि स्क्रोल कहता था कि बरसर्कर ट्रेनिंग में बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नसें सक्रिय करते समय शरीर बेहद तेजी से रक्त बनाता है। पर सू मिंग को भूख ही नहीं लग रही थी। उसने इसका कारण उस पत्थर की गर्मी को माना। एक दिन लईचेन उसे देखने आया, हाथ में हिरण का खून लेकर। लईचेन पहले ही चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, 23 नसें प्रकट कर चुका था। उसने सूमिंग को देखा, फिर हिचक कर बोला, सूमिंग, हम दोनों बचपन से साथ हैं। मैं हूं ना, तुझको कोई कुछ कहेगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा। उसकी ये सच्ची बात सुनकर सूमिंग का दिल पिघल गया। ट्राइब की सरल जिंदगी चलती रही, पर सूमिंग अब अलग था। आधे महीने बाद वो फिर जंगल में हर्ब्स लेने गया, लेकिन अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं था। वो पेड़ों की शाखाओं पर ऐसे कूद रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। उसकी फुर्ती बढ़ चुकी थी, उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। उसने सीटी बजाई, और लाल चमक वाला छोटा बंदर शियाओ होंग खुशी से चीखता हुआ उसके पास आ गया। दोनों जंगल की चढ़ाई में दौड़ने लगे। अब ये दौड़ पुरानी आदत की तरह थी, लेकिन इस बार सूमिंग पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। उसके कदम तेज थे, उसकी सांसें स्थिर थी, और उसकी नसें जाग चुकी थी। ये सब उस छोटे, काले, साधारण दिखने वाले पत्थर की वजह से था। और चैप्टर 6 यही दिखाता है, बदलाव अब शुरू हो चुका है। सुबह हल्की थी, हवा में अभी भी रात की ठंड बाकी थी, लेकिन सूमिंग पहले ही जंगल के अंदर था। उसके कदम अब पहले जैसे अनिश्चित नहीं थे। वो एक तीर की तरह पेड़ों के बीच से गुजरता, नीची शाखाओं के नीचे झुकता, ऊंची जड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में अभी वो पहले स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही उसके शरीर में जो परिवर्तन हो चुके थे, वे उसकी चाल को तेज और हल्का बना रहे थे। थोड़ी ही देर में जंगल समाप्त हुआ और डार्क ड्रैगन माउंटेन उसके सामने खड़ा था। वही विशाल पर्वत जहां वो बचपन से हर्ब्स इकट्ठा करता आया था। पर्वत के पास पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ये जगह हमेशा उसे अपनापन देती थी। कदम रुकते नहीं थे, गति बढ़ती जा रही थी। उसके भीतर एक उत्साह था जिसे वो रोक नहीं रहा था। स्क्रोल में लिखा है कि बर्ज़र्कर्स अपने रक्त को उबालकर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, और ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में ट्रेनिंग के दौरान शरीर मजबूत होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये अनुभव करूंगा, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। उसने एक छलांग लगाई और हवा में घूमकर एक मोटे पेड़ पर घूंसा मारा। धड़ाम! पेड़ के तने पर उसकी मुट्ठी का हल्का सा निशान उभर आया। निशान छोटा था, लेकिन ये इस बात की घोषणा थी, सूमिंग बदल रहा है। उसके हाथ में थोड़ी झुंझुनी आई, लेकिन वो मुस्कुराया। इसी बीच एक लाल चमक उसके पास से गुजरी, चक्र की तरह तेज, और मजाक में उसे चिढ़ाते हुए चीखने लगी। वो उसी छोटा बंदर था, शियाओहोंग। सूमिंग हंसा और चीखा, शियाओहोंग, देखते हैं आज कौन ऊपर पहुंचेगा, तू या मैं। दोनों दौड़े। पहाड़ की ढलानों पर, पेड़ों की शाखाओं पर, पत्थरों के ऊपर, बर्फ के बीच, एक मनुष्य और एक लाल बंदर। पहले हर बार शियाओहोंग उसे मात दे देता था, लेकिन आज सूमिंग की गति पहले से कहीं अधिक थी। फिर भी छोटा बंदर तेज था, शरारती और चुस्त। पर इस बार जब वे पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंचे तो शियाओहोंग की सांसें भारी लगने लगी। उसके माथे पर पसीना था। ये नया था,
जब आखिरकार वे उस बड़ी चट्टान तक पहुंचे जिसमें एक खोखला हिस्सा था, शियाओहोंग वहां पहले से था, लेकिन सिर्फ कुछ देर पहले। अब वो वहां उतनी देर से इंतजार नहीं कर पाया था जितना वो पहले किया करता था। ये देखकर सूमिंग के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। वो चट्टान पर चढ़ा, टोकरी उतारी और पहाड़ों पर फैले कुहासे को देखने लगा। हवा तेज थी, उसकी कपड़े की कमीज उड़ रही थी। नीचे एक गहरी खाई थी। अगर हवा जरा जोरदार हो जाए तो गिरना निश्चित था। पर सूमिंग के लिए ये जगह बचपन से एक दूसरी दुनिया जैसी थी, एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद को आज़ाद महसूस करता था। उसने पूछा, शियाओहोंग, बताओ ना, पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है? क्या तुम कभी वहां गए हो? बंदर ने आंखें घुमाई, उसका जवाब न देकर खुद के बाल संवारने लगा। सूमिंग हंसा और धीरे से बैठ गया। शियाओहोंग, मैं इस बार काफी दिनों तक यहाँ रह सकता हूँ। अगर तुम घूमने जाओ तो मेरे लिए कुछ फल भी ले आना। बंदर अचानक चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुश था। आमतौर पर उसे सूमिंग के साथ सिर्फ कुछ दिन बिताने मिलते थे, फिर उसे अकेला रहना पड़ता था। अब वो एक पल में राजी हो गया, सिर हिलाया और छोटे छोटे कदमों से इधर उधर दौड़ने लगा। सूमिंग ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। यहीं, इसी चट्टान पर, इसी हवा में, इसी पहाड़ पर वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए साधना करेगा। उसने छाती पर लटके पत्थर को महसूस किया। वो गर्म था, धीमी स्थिर गर्मी जो उसकी नसों को जगाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे एक लाल नस उसके शरीर से उभरने लगी। एक चमक, मध्यम, छोटी पर जीवित। आधा महीने पहले ये नस सिर्फ धुंधली दिखाई देती थी, अब वो पूरी तरह प्रकट होने लगी थी। ये उसके प्रशिक्षण का पहला वास्तविक परिणाम था। समय बीता, रात गई, सुबह आई, कुहासा उठता और गिरता, जंगल के पक्षी बोलते, जानवरों की आवाज़ें गूंजती और हवा लगातार चलती रहती। इस सारी प्राकृतिक गतिविधि के बीच सूमिंग साधना में डूबा रहा। दूसरे दिन सुबह जब उसने आंखें खोली, शियाओहोंग वहां नहीं था, पर पास फल रखे थे और फलों के बचे हुए गुठलियां भी। सूमिंग हंसा। फल उठाकर खाए, पर वे उसे पूरा नहीं भर पाए। फिर उसने फिर से साधना शुरू की। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं, माथा सिकुड़ गया। पहली नस तो पूरी तरह प्रकट हो गई है, पर दूसरी नस के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त रक्त ही नहीं है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पहली नस ने ही उसके शरीर की आधी ऊर्जा और फ्रेश ब्लड खींच लिया हो। दूसरी नस के प्रकट होने के लिए उसके पास पर्याप्त रक्त नहीं था। वो हक्का बक्का रह गया। स्क्रोल में ऐसा लिखा था कि बर्ज़कर ट्रेनिंग के शुरुआती चरणों में बहुत सी पौष्टिक दवाएं और हर्ब्स चाहिए होते हैं ताकि शरीर रक्त तेजी से बना सके। बर्ज़का की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके शरीर में कितनी नसें जानी हैं और उन नसों में कितना रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये ट्राइबल एल्डर्स का रहस्य था। आम लोगों को ये बातें नहीं बताई जाती थीं। सूमिंग परेशान होकर सोच में डूब गया। अचानक उसे हर्ब्स की याद आई। जब भी ट्राइब में कोई घायल होगा, एल्डर्स कुछ खास हर्ब्स चुनकर उनके लिए दवाएं बनाते थे। उन हर्ब्स का असर रक्त बढ़ाने में मदद करता था। वो तुरंत पहाड़ से कूदकर नीचे उतरा, हर्ब्स खोजने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो खुद भी हैरान था। 1 घंटे में लौटकर उसने जड़ी बूटियों को पीसा, ड्यू वाटर मिलाकर एक गहरे हरे रंग का काढ़ा बनाया। गंध तीखी और अप्रिय थी, लेकिन वो उसके आदी था। उसने आंखें बंद की और काढ़ा पी गया। स्वाद बेहद खराब था, पर उसने पूरा पी लिया। फिर वो फिर से साधना में बैठ गया। रात हो गई, चांद ऊपर चमक रहा था और तभी उसने अपनी आंखें खोली। थोड़ा असर हुआ है, पर बहुत कम, वो बुदबुदाया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर चमक आई। डार्क ड्रैगन सलाइवा। उसे याद आया, ये वो हर्ब था जिसे एल्डर हमेशा संभाल कर रखते थे, क्योंकि ये शरीर में रक्त तेजी से बढ़ाता है। और उसके पास इसका थोड़ा हिस्सा बचा था। उसने तुरंत अपनी टोकरी से छोटी शीशी निकाली। उसमें लगभग आधा द्रव बचा था। उसने शीशी खोली। अंदर से एक नर्म, पहचानी सुगंध उठी। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। चैप्टर 7 में पहली बार हम सूमिंग की ट्रेनिंग की वास्तविक चुनौतियां देखते हैं। शरीर की सीमाएं, रक्त की कमी, दर्द, थकान और जिद। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो अब खुद को रोक नहीं रहा है। उसका शरीर बदल रहा है, उसकी गति बदल रही है और उसका मन अब हार मानना नहीं जानता। इस अध्याय का उपहार वास्तव में 2 थे। एक शियाओहोंग की संगति
और दूसरा वो समझ कि असली शक्ति सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, उसे बनाया भी जा सकता है। डार्क माउंटेन पर सुबह धीरे धीरे उतर रही थी। रात की ठंड अब भी हवा में बसी हुई थी, लेकिन सूरज की पहली किरणों ने बर्फ की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक फैला दी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, न बहुत शांत, न ही बहुत हलचल वाली, जैसे पहाड़ किसी गहरे रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहे हों। सूमिंग उस समय पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर बैठा था, वही चट्टान जहां वो पिछले कई दिनों से साधना कर रहा था। आधा महीना हो चुका था और इन दिनों उसके जीवन ने एक ऐसी दिशा पकड़ी थी जिसकी ओर उसने कभी पहले कदम भी नहीं बढ़ाए थे। उसके सामने सफ़ेद कुहासा फैला था, हवा में पर्वतीय घास और गीली मिट्टी की खुशबू मिली हुई थी। हर सांस के साथ पूरे वातावरण की नमी उसके फेफड़ों में उतरती और मन को किसी अजीब सी स्थिरता से भर देती। सूमिंग ने नीचे देखा। घाटी छोटी लगती थी, लेकिन जीवन से भरी हुई। हल्की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती थी, कुछ पक्षियों की पुकार, कुछ जानवरों की हलचल और कभी-कभी हवा के जोर से टकराते पेड़ों की टहनियाँ। लेकिन इन सब के बीच सूमिंग के मन में सिर्फ एक चीज़ थी, उसकी नसों में दौड़ती गर्मी। उसकी छाती पर लटका काला पत्थर बहुत हल्की गर्मी दे रहा था। पहले ये गर्मी अचानक और तेज उठती थी, पर अब वो स्थिर थी, जैसे पत्थर और सूमिंग के बीच एक लय बन गई हो। उसने पत्थर को हल्के से छुआ। उस छूने में परिचय था, एक अजीब अपनापन। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। भीतर उतरते ही उसे वही ऊर्जा महसूस हुई, 7 दिनों से उसके शरीर में फैलती हुई, अब संगठित, अब जागृत। उसकी पहली रक्त नस जो अब पूरी तरह सक्रिय थी, एक मध्यम लाल चमक दे रही थी। लेकिन आज कुछ नया हो रहा था। उसकी दूसरी नस धड़क रही थी, बहुत फेंट, बहुत कमज़ोर, पर अनमिस्टेकेबली अलाइव। एक हल्की सी कंपी उसके कंधों से होती हुई हाथों तक गई। ये ऊर्जा उसे हिला नहीं रही थी, बल्कि भीतर से बदल रही थी। उसने मन ही मन मंत्र दोहराया, रक्त को ठोस करो, नसों को जगाओ। जैसे ही उसने ध्यान बढ़ाया, पत्थर अचानक गर्म होने लगा। गर्मी इतनी नहीं थी कि दर्द दे, लेकिन इतनी गहन कि पूरी चेतना उसकी ओर खिंच गई। और तभी उसका पूरा शरीर एक लाल रोशनी की हल्की परत से भर गया। आंखें बंद होने के बावजूद उसे सामने लाल तरंगें तैरती हुई दिखाई दीं। नसों में रक्त एक तेज ताल में बहने लगा, दम दम दम, मानो दिल की धड़कनें किसी और गहरी धड़कन से तालमेल बना रही हों। उसने महसूस किया जैसे वो किसी अदृश्य नदी में डूब रहा हो, एक गर्म, उबलती हुई, तेजी से बहती हुई रक्त नदी, और वो नदी उसके भीतर ही थी। उसके दोनों हाथ कांपे, कमर से ऊपर पूरा शरीर तनाव में आ गया, सांसें गहरी हो गईं और हवा हर सांस के साथ फेफड़ों में आग की तरह उतरने लगी। फिर दूसरी नस ने जोर से धड़कन ली, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, और वो खुल गई। गर्मी का एक विस्फोट सा पूरे शरीर में घूम गया। उसकी रीढ़ की हड्डी के पास कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। कंधे और बाजू भारी होकर तुरंत हल्के हो गए। सूमिंग ने आंखें खोल दीं। उसकी निगाहें पहले धुंधली थीं, फिर अचानक तेज। उसके शरीर से निकलती लाल चमक धीरे धीरे कम हुई, लेकिन वो भीतर अब भी उबल रही थी। वो लंबे समय तक चुपचाप बैठा रहा, सांसें धीमी होतीं, आंखें स्थिर और दिल गर्व से भरा। अब उसके शरीर में 2 रक्त नसें पूरी तरह जाग चुकी थीं। ये उसके लिए छोटा कदम नहीं था, ये उसके जीवन की दिशा बदलने वाला पल था। उसने दोनों मुट्ठियां भींची। उसके भीतर एक शक्ति आकार ले चुकी थी, बेहद छोटी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सजीव। उसने छाती पर लटके पत्थर की ओर देखा। उस पत्थर पर अब कोई चमक नहीं थी। वो शांत था, साधारण था, लेकिन सूमिंग जानता था कि अभी कुछ देर पहले वही पत्थर उसके रक्त में ज्वाला बनकर दौड़ा था। उसने पत्थर को पकड़ा और फुसफुसाया, तुम ही हो जिसने मेरी राह खोली है। हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अब स्थिर और शक्तिशाली थीं। उसके कंधे हल्के लग रहे थे। उसकी मांसपेशियों में एक नई कसावट थी।
कुछ पल वो चुपचाप रहा, फिर जल्दी से खड़ा हो गया। उसने पहाड़ की ओर देखा। ऊंचा, ठंडा, सफेद, कठोर। लेकिन आज उसे लगा वो पहाड़ तक पहुंच सकता है। उसने दौड़ना शुरू किया, पहले धीमी रफ्तार से, फिर तेज, फिर जितना तेज वो कभी चला ही नहीं था। पत्थरों पर उसके कदमों की आवाज़ गूंजती रही। हवा उसके चेहरे पर पटाखों की तरह पड़ रही थी। पर वो दौड़ता रहा, क्योंकि उसके भीतर की दोनों नसें अब साथ दौड़ रही थीं। एक छोटी छलांग में वो पहले से दोगुनी ऊंचाई तक पहुंच गया। एक और छलांग, और वो एक बड़े पत्थर के ऊपर था, जहां वो पहले सावधानी से चढ़ता था। अब उसका शरीर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था, जैसे वो पूरी तरह हल्का हो चुका हो। नीचे घाटी में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं। ट्राइब जाग चुका था। धुआं उठ रहा था, चूल्हे जल रहे थे, लोग निकल रहे थे। पर आज सूमिंग उनकी दुनिया में नहीं था, वो कहीं और था। एक ऐसी दुनिया में जहां उसका शरीर, उसका मन और उसका रक्त सब एक साथ जाग रहे थे। उसने ऊंचे खड़े पेड़ को देखा। पहले वो उससे डरता था, पर अब उसने बिना हिचक के छलांग लगाई, तने को पकड़ा, घूमा और ऊपर चढ़ गया। उसने खुद को महसूस किया, मैं बदल चुका हूं। ये बदलाव अभी पूरा नहीं था, पर इतनी तेज गति से हुआ था कि वो खुद भी इसे समझ नहीं पा रहा था। वो चट्टान पर खड़ा रहा, सांसें लेते हुए, पूरे पहाड़ को देखते हुए। आज वो पहली बार दुनिया को अलग नज़रों से देख रहा था। दुनिया बड़ी लग रही थी, पर उसका मन अब पहले जैसा छोटा नहीं था। अब उसके पास 2 नसें थीं, बस एक और वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर में प्रवेश कर सकता था। उसने पत्थर की ओर देखा। आज वो ठंडा और शांत था, पर सूमिंग मुस्कुराया, जैसे वो जानता हो, ये तो बस शुरुआत है। डार्क ड्रैगन माउंटेन की 5 चोटियां दूर से देखने पर एक दूसरे जैसी लगती थीं, लेकिन सूमिंग जानता था कि हर पर्वत की अपनी एक अलग प्रकृति थी। एक पर्वत था जो हमेशा बर्फ से ढका रहता था, एक वो जो हरी जड़ी बूटियों का गुप्त खजाना था, और एक सबसे करीब जहां से डार्क ड्रैगन सलाइवा निकलती थी, वो दुर्लभ तरल जिससे मजबूत शरीर और रक्त की वृद्धि में अविश्वसनीय मदद मिलती थी। यही वो पर्वत था जहां सूमिंग सबसे ज्यादा समय बिताता था। ये क्षेत्र सुरक्षित था, उसके ट्राइब के नियंत्रण में, लेकिन अगर वो इससे आगे जाता तो दूसरे ट्राइब के लोग टकरा सकते थे, और उनके टकराव का मतलब अक्सर दोस्ती नहीं, शक्ति प्रदर्शन होता था। इसीलिए वो आमतौर पर इसी पर्वत तक सीमित रहता था। सिर्फ तब जब किसी दुर्लभ जड़ी की तलाश होती, तभी वो अन्य पर्वतों की ओर जाता, वो भी बेहद सावधानी से। आज उसकी निगाहें सामने खड़ी विशाल पहाड़ी पर टिकी थीं, ब्लैक फ्लेम माउंटेन। उसके शिखर से गहरी धुआं सी लहरें उठ रही थी, धीमी पर लगातार। कहा जाता था कि इस पर्वत के भीतर धरती की आग बहती है, अर्दन फायर। और कभी बहुत पुराने समय में ये जगह फायर बरसर्कर ट्राइब का केंद्र हुआ करती थी। सदियां बीत चुकी थीं, परंतु आग की छाप मिट नहीं पाई थी। आज भी जो इस पहाड़ के करीब जाता, उसे जमीन से उठती गर्मी की लहरें महसूस होती, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। सूमिंग ये स्थान अच्छी तरह जानता था। वो कई बार यहाँ आया था, कभी हर्ब्स लेने, कभी एक्सप्लोरेशन के लिए, और एक बार तो उसका सामना ब्लैक माउंटेन ट्राइब के कुछ लोगों से भी हो गया था। अगर उसकी फुर्ती उसे वहां से तुरंत बाहर न ले जाती, शायद वो बहुत पहले मर चुका होता। आज वो पहले की तरह डर लेकर नहीं आया था। आज वो आया था क्योंकि उसे विकास की आवश्यकता थी। उसकी 2 नसें जाग चुकी थीं, तीसरी के संकेत शुरू हो गए थे, और ब्लैक फ्लेम माउंटेन की लाल मिट्टी के बारे में पुराने लोगों ने कहा था कि वो उससे ब्लड सर्कुलेशन और हीट एनर्जी दोनों को बढ़ाती है। वो पर्वत के तल तक पहुंचा। हवा गर्म लगने लगी, जैसे गर्मियों में सूरज की तपिश सीधे त्वचा पर पड़े, पर यहाँ वो गर्मी नीचे की मिट्टी से निकल रही थी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। लाल, गर्म, थोड़ी मुलायम। उंगली से पकड़ते ही उसमें हल्का कंपन महसूस होता था, जैसे उसमें कोई सुप्त शक्ति सो रही हो। उसने मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी ली, गर्म पर जलाने वाली नहीं। उसने इसे करीब से सूंघा। गंध भारी थी, नम मिट्टी जैसी,
पर उसके भीतर एक हल्की सी धातु की महक भी थी। यही रेड मड है, उसने बुदबुदाया। ये मिट्टी साधारण नहीं थी, ये वही मिट्टी थी जहां अर्दन फायर ने सैकड़ों साल तक बहकर जमीन को लाल रंग दिया था। उसी एनर्जी के अवशेष अब भी संरक्षित थे। उसने एक पत्ता उठाया, उस पर मिट्टी रखी और थोड़ा पानी टपकाया। मिश्रण में बुलबुले उठे। उसका दिल जोर से धड़का। ये प्रतिक्रिया वही थी जिसका जिक्र एल्डर्स करते थे। जिस मिट्टी में ऊर्जा हो, वो द्रव के संपर्क में आते ही अपना स्वभाव बदल देती है। वो थोड़ा पीछे हट गया और मिश्रण को सुरक्षित रहने दिया। कुछ देर बाद उसने जांच के लिए एक बहुत ही छोटा कण लेकर उसे चखा। स्वाद मिट्टी जैसा था, पर भीतर उतरते ही एक गर्म हवा शरीर में फैल गई। गर्मी की ये लहर छोटी थी, पर उसने चीने तक पहुंचकर ऊर्जा की हल्की सी हलचल जगा दी। उसने तुरंत अधिक लेने का विचार त्याग दिया। ये मिट्टी साधारण नहीं थी। गलत मात्रा लेने पर ये शरीर में अनकंट्रोल्ड हीट फैला सकती थी। लेकिन वो समझ गया था, यही मिट्टी उसकी तीसरी नस खोलने की कुंजी बन सकती है। उसने सावधानी से थोड़ा सा रेड मड अपने बैग में रखा और पर्वत की एक सुरक्षित दरार की ओर बढ़ा, जहां मिट्टी का स्रोत सबसे स्थिर और साफ माना जाता था। दरार के पास पहुंचते ही हवा और गर्म हो गई। नीचे की सतह पर लावा नहीं था, पर लावा की गर्मी जैसी ऊष्मा जरूर थी। दरार से एक सुर्ख संतरी आभा निकल रही थी, मानो धरती भीतर से चमक रही हो। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर रखीं और तुरंत हटाई। बहुत गर्म। लेकिन ये गर्मी चेतावनी नहीं, बल्कि निमंत्रण की तरह थी, उस अभ्यास के लिए जो उसे आगे बढ़ा सकता था। उसने मिट्टी का थोड़ा हिस्सा पानी में घोलकर एक धीमा पतला द्रव बनाया और उसे ठंडा होने दिया। हल्का होने पर उसने उसका एक छोटा घूंट पिया। सीने में हल्की जलन फैली, फिर गर्मी उठी, और फिर उस गर्मी का सेकंड वेव, इस बार अधिक स्पष्ट। उसकी पहली नस तुरंत प्रतिक्रिया देने लगी। उसे लगा जैसे पहली नस और भी अधिक स्पष्ट रूप से चमक उठी हो। ये संकेत मजबूत था। रेड मड, वो सचमुच काम कर रही थी। अगले 3 दिन तक उसने बहुत सावधानी से इसका उपयोग जारी रखा। छोटी मात्रा, फिर ध्यान, फिर रस ऊर्जा का अवलोकन। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव दिखने लगे। उसकी फुर्ती बढ़ी। छलांगे पहले की तुलना में 2 गुनी हो गई। सांसें लंबी होने लगी। मांसपेशियों में कसाव आया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी दूसरी नस अब स्थिर थी, मजबूती से धड़कती हुई। अब तीसरी नस की धड़कन शुरू हो चुकी थी। पहले फेंट, फिर रोज सुबह थोड़ी स्पष्ट, फिर धीरे धीरे अधिक मजबूत। चौथे दिन सुबह, जब सूरज पूरी तरह नहीं निकला था, वो मेडिटेशन में बैठा था। छाती पर पत्थर की गर्मी स्टेडी थी। रेड मड की हीट भीतर तक फैली हुई थी। और तभी उसकी तीसरी नस ने पहली बार पूरी तरह कंपन लिया। उसका शरीर जोर से कांपा। उसके कानों में एक गहरा धड़कन संगीत उठा। धम धम धम। उसकी सांसों में गर्म धुआं सा निकला। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बन रहा है। एक टकराव, एक दबाव, एक उबलती शक्ति। और फिर तीसरी नस फट कर खुल गई। उसके शरीर से हल्की लाल रोशनी की परत उठने लगी। ज्यादा नहीं, पर इतनी कि उसकी त्वचा चमक जाए। उसने आंखें खोली। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हुई, फिर साफ, बहुत साफ। वो धीरे धीरे उठा, सांसें नियंत्रित करते हुए आसमान की ओर देखते हुए। अब वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के पहले स्तर पर पहुंच चुका था, 3 पूरी नसों के साथ। उसका शरीर हल्का था, लेकिन भीतर शक्ति भारी और स्थिर थी। उसने महसूस किया, उसका हर कदम अब पुराने कदम जैसा नहीं था। उसकी उंगलियां जमीन पर टिकते ही उसका संतुलन बदल गया था। उसके कंधे पहले से चौड़े लग रहे थे, और सबसे अजीब, वो हवा को भी अलग तरीके से महसूस कर पा रहा था। नीचे घाटी में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। ट्राइब जाग चुका था। धुआं, आवाजें, हलचल, सब चल रहा था। लेकिन सूमिंग अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो खड़ा रहा, आसमान को देखते हुए, धीरे से फुसफुसाया, अब मेरा रास्ता शुरू होता है। उसने ब्लैक फ्लेम माउंटेन की ओर देखा। आज वो उसे डराने वाली जगह नहीं लग रही थी। आज वो थैंकिंग वाली जगह थी। उस ऊंची चट्टान पर खड़े होकर
सूमिंग ने नीचे फैली लाल मिट्टी को देखा। ये वही मिट्टी थी जिसने पिछले 4 दिनों में उसके शरीर की सीमाएं ढाक कर रख दी थीं। उसके भीतर एक गहरी, धीरे धीरे धड़कती गर्मी अब भी चल रही थी। तीसरी नस खुल चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी पूरे शरीर में हल्की तरंगों की तरह उभर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर देखा। पहले की तुलना में उसके हाथ भारी नहीं, बल्कि हल्के लग रहे थे, जैसे उनमें अब कोई छिपी ताकत पल भर में बह सकती हो। उसकी उंगलियां थोड़ी लाल दिखाई दे रही थी और नसें अब शरीर में तेजी से धड़कती थीं, एक नए लय के साथ। वो चट्टान से नीचे उतरा और धीरे धीरे पर्वत की ढलानों पर चलते हुए रेड मड के बड़े स्रोत तक पहुंचा। मिट्टी के जिस भाग को उसने पहले छुआ था, अब वो उसे और स्पष्ट दिख रहा था। लाल, गाढ़ा, चमकीला। उसकी सतह पर एक धीमी भाप उठती रहती थी, जैसे वो अभी भी अर्दन फायर के बहुत पास हो। सूमिंग कुछ क्षण चुपचाप उस मिट्टी को देखता रहा। फिर उसने सोचा, क्या ये मिट्टी मुझसे और भी कुछ चाहती है? उसे लगा जैसे ये मिट्टी किसी प्रकार की परीक्षा है। जो इसे समझ लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो इसे बिना समझे उपयोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। वो नीचे बैठा, मिट्टी को हाथ में लिया और धीरे से उसे उंगलियों में मसलने लगा। गर्मी फिर उभरने लगी, पर इस बार वो भीतर तक नहीं उतर रही थी। जैसे मिट्टी कह रही हो, तुमने मुझसे जितना लेना था ले लिया। उसने मिट्टी को वापस रखा और धीरज से खड़ा हुआ। रेड मड उसके लिए एक साधन था, समाधान नहीं। तीसरी नस खोलकर उसने ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। अब आगे का मार्ग उसके अपने शरीर और मन की परीक्षा था। सूमिंग ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। ब्लैक फ्लेम माउंटेन आज उसे पहली जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था। पहाड़ की आग, उसकी गर्मी, उसकी मिट्टी, ये सब आज उसे एक ही बात बता रहे थे। जो आग तुम बाहर ढूंढते हो, वो अब तुम्हारे भीतर जल उठी है। उसने एक गहरी सांस ली और पर्वत से उतरना शुरू किया। अब उसकी चाल बदल चुकी थी, हल्की, स्थिर और तेज। पहले वो सावधानी से कदम रखता था कि कहीं फिसल न जाए, लेकिन आज उसका शरीर खुद रास्ता ढूंढ लेता था। ढलानों पर उतरते हुए उसने उछलकर एक चट्टान पकड़ी। पहले ये उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आज वो मानो उड़कर वहां पहुंच गया। जमीन पर उसकी पहली आवाज पहले से ज्यादा सुदृढ़ लगी। उसके पैरों की लैंडिंग्स में अब वजन और संतुलन दोनों थे। हर कदम पर उसके शरीर की तीनों नसें साथ धड़कती, मानो वे एक ही लय में बोल रही हों। वो पहाड़ से थोड़ा नीचे पहुंचा ही कि तभी एक लाल छाया उसकी ओर लपकी। शॉ होंग। छोटा बंदर कुछ फल मुंह में दबाए हुए था और सीधे उसकी गोद में कूद गया। उसकी आंखों में एक तरह की चमक थी, जैसे वो समझ रहा हो कि सूमिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। बंदर ने उसका चेहरा छुआ, फिर उसके कंधे पर चढ़ गया। सूमिंग हंस पड़ा। जंगल में, पर्वतों में और इस अकेली ट्रेनिंग में उसका सिर्फ यही साथी था, एक छोटा सा लाल बंदर जो उसकी खुशी दुख दोनों समझता था। लौटते समय जंगल के पेड़ों पर सूमिंग ने पहले से ऊंची ऊंची छलांगे लगाईं। शाओहोंग आगे आगे दौड़ता, कभी रुककर उसे देखता और फिर तेज चीख कर उसे चुनौती देता। सूमिंग हर चुनौती स्वीकार करता। उसके भीतर की नई ऊर्जा उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। अब हर छलांग, हर दौड़, हर झोंका उसे अपने नए शरीर की ताकत की याद दिला रहा था। जंगल से बाहर निकलते ही उसे दूर से ट्राइब की आवाज़ें सुनाई दीं। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातों का धीमा शोर और लकड़ी काटने की लयबद्ध आवाज़ें। ये सब पहले जैसा था, पर सूमिंग अब पहले जैसा नहीं था। ट्राइब के कुछ लोग उसे देखकर ठिठक गए। कुछ ने उसको ध्यान से देखा, जैसे वे जानना चाहते हों कि उसके भीतर क्या बदल गया है। एल्डर्स में से एक ने दूर से उसके शरीर के बैलेंस को देखा, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी सांस का तरीका, और कुछ समझकर हल्का सा सिर हिलाया, पर कुछ कहा नहीं। सूमिंग चुपचाप अपने छोटे से घर की ओर चला गया। वो अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और फिर धीरे धीरे बैठकर अपने हाथों को देखा। उसके हाथों पर कोई बड़ा निशान नहीं था, लेकिन उसकी हथेलियों में हल्की लाल छटा थी। 3 नसें अभी भी अंदर धीमी रोशनी की तरह चमक रही थी। उसने छाती से पत्थर निकाला। पत्थर अब शांत था। वो कोई रोशनी नहीं दे रहा था, कोई गर्मी नहीं, पर सूमिंग जानता था
जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी पत्थर ने उसकी राह दिखलाई थी। उसने पत्थर को दोनों हाथों में पकड़ा और धीरे से बोला, तुम मेरा पहला साथी हो, मेरी पहली चिंगारी, और अब मैं आगे की आग खुद जलाऊंगा। रात तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। वो मेडिटेशन में बैठा रहा, 3 नसों की रिदम को महसूस करता हुआ। जैसे जैसे रात ढलती गई, उसके भीतर की गर्मी स्थिर हो गई। उसने आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। अब उसे पता था कि उसकी ट्रेनिंग की पहली सीढ़ी पूरी हो चुकी है। रेड मड, ब्लैक फ्लेम माउंटेन और उस रहस्यमय पत्थर ने मिलकर उसे आगे बढ़ने के लायक बना दिया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कदम कठिन होने वाले थे। उसे हर्ब्स चाहिए होंगी, स्टैमिना चाहिए होगा, और सबसे अधिक अंदर की आग को काबू में रखना होगा। पर अब उसे डर नहीं था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कुछ जाग चुका है और अब वो पीछे नहीं लौटेगा। सुबह ढलते ढलते ट्राइब में एक अजीब सा सुरूर था, जैसे किसी ने चुपचाप हवा में एक नई उम्मीद उगा दी हो। बच्चे खेल रहे थे, पर उनकी आंखों में सू मिंग की तरह किसी तरह की जिज्ञासा झलक रही थी। बड़े काम पर गए हुए थे, पर उनकी चाल में वो वही हल्की रुकावट थी जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले दिखती है। कुछ एल्डर्स के बीच बातें चल रही थी, कुछ चुप्पी में। वे जानते थे कि कुछ बदल गया है, और बदलाव चाहे कितना भी छोटा हो, एक ट्राइब में चुप नहीं रह सकता। सू मिंग ने सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से घर के बाहर खड़े होकर आसमान देखा। उसके पलकों के ऊपर अभी रात की ओस चमक रही थी, पर उसके मन में ठहराव था। 3 नसें उसके भीतर अब स्थिर थीं। उनमें से पहली हल्की सी लालिमा से बाहर आती रहती, दूसरी और तीसरी अब अधिक पक्की थी। जीवन की असली धड़कन अब भीतर से आ रही थी। वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का संतुलन बदल गया है। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और श्वास सबने नए तरीके से ताल मिल ली थी। पर साथ ही उसके भीतर एक नन्हा सा डर भी था, जैसे कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व जो उसे अभी समझ नहीं आया था। वो बाहर निकला। जियाहोंग पहले से ही उसके पास खेल रहा था, छोटी छोटी छलांगे मारकर उसके अनोखे अंदाज में पूछ रहा था, जैसे बताने की जिद कर रहा हो कि सब ठीक है या नहीं। सू मिंग ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। इस छोटी सी खुशी में उसे एक तरह की सादगी मिली कि चाहे दुनिया बदल जाए, कुछ रिश्ते ऐसे ही बने रहते हैं। ट्राइब के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते लोगों की निगाहें उस पर टिकतीं, अविश्वास और उत्सुकता के मिश्रण से।
कुछ पुराने शिकारी उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। तब एक एल्डर ने उसकी ओर देखा और जैसे कुछ कह देने का झुकाव हुआ, पर शब्द रुके रहे। वे लोग जानते थे कि परंपरा और नियम की सीमाएं हैं। किसी को अचानक ऊंचा उठते देखकर वे सहज नहीं हो पाते थे। पर जो हुआ वो हुआ, और किसी भी परंपरा का असली रूप उस समय उजागर होता है जब उसे बदलाव स्वीकारना पड़ता है। बेलिंग एकदम सामने आ गया। उसकी चाल में वही शांति थी, पर आंखों में मानो कुछ सवाल थे। वो धीरे धीरे आया और बोला, तुमने इसे खुद किया? तुम्हें एल्डर्स से कुछ कहा गया? उसकी आवाज में ना तो संदेह था और ना ही गर्व, सिर्फ सीधी सी जिज्ञासा। सुमिंग ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ चीजें मिलाकर की, पर यह मेरा अपना प्रयास था। वह शब्द साधारण थे, पर भीतर से निकले हुए थे। वह समझता था कि एल्डर्स को बताने से पहले उसे खुद से ये साबित करना होगा कि वो कुछ कर सकता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के। लई चैन वहां आया और उसकी पीठ पर पंजा रखकर बोला, देखा, मैं कहता था ना तू बदल रहा है, पर अब देखना होगा कि तू इसे कैसे संभालता है। लई चैन की हंसी में बचपन की गर्माहट थी, पर उसकी आंखों में ट्रेनिंग की तीव्रता भी दिखती थी। वह खुद ब्लड सॉलिडिफिकेशन में आगे था, पर किसी तरह मित्र की सफलता ने उसे भी गर्वित कर दिया था। एल्डर्स ने मुलाकात की जगह बुलाया, वह छोटा सा पद जहां पर कई पुराने निर्णय लिए गए थे। उन्होंने सुमिंग को बीच में बैठने के लिए कहा। हवा उस समय धीमी थी और सभी के चेहरे गंभीर। एक एल्डर, जिसका अनुभव और समय दोनों भारी थे, बारीक सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सुमिंग, हमने सुना है कि तुमने रेड मड से प्रयोग किया है और तुमने ब्लड सॉलिडिफिकेशन का पहला स्तर पूरा कर लिया है। ये बात हम सबके लिए हैरानी और खुशी दोनों है, पर परंपरा की भी कुछ बातें हैं। तुम्हें अब अपने पथ के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। उसकी बातों का सीधा अर्थ था, अब बहाव बदल चुका था। कोई भी युवा बिना एल्डर्स के मार्गदर्शन के दीर्घकालीन ट्रेनिंग नहीं कर पाता। एल्डर्स का मार्गदर्शन सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि ट्राइब की नीति और भविष्य के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए था। वे आशंका कर रहे थे कि रेड मड का इस्तेमाल यदि बिना सोचे किया गया तो क्या नतीजे हो सकते हैं, पर साथ ही वे जान रहे थे कि किसी को अवसर मिलने पर रोकना भी क्रूरता है। इसलिए वे सवाल कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि इस लड़के के अंदर वास्तविक लगन किस तरह की है। सुमिंग ने धीरे से सारी बातें सुनते हुए कहा, एल्डर, मैंने जोखिम लिया क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपनी कमजोरियों को महसूस किया और उन्हें बदलने के लिए काम किया। मैं जानता हूं कि ये जोखिम से भरा था, पर मेरी इच्छा थी कि ट्राइब के लिए कुछ कर सकूं। मैं एल्डर्स के निर्देश मानने को तैयार हूं। एल्डर ने कुछ पल देखा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, तुम्हें स्पष्ट किया जाता है कि अब से तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। हम तुम्हें एल्डर्स के संरक्षण में कुछ अवधि के लिए रखते हैं। तुम्हें उसी दौरान समूह ट्रेनिंग, हंटिंग पेट्रोल्स में शामिल होना होगा और किसी तरह के अनयूजुअल प्रयोग तब तक बंद रखने होंगे जब तक कि एल्डर्स न कहें। उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी, वह एक जिम्मेदारी का प्रस्ताव था। सुमिंग ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह समझ रहा था कि इसकी जरूरत थी। अब उसके परिश्रम को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत थी, न कि केवल एकल प्रयोगों से। एल्डर्स ने आगे कहा कि वे कुछ हर्बल कोच और कुछ सीनियर बर्सर्कर से मिलाकर उसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग देंगे, पर वह ट्रेनिंग एक शर्त के साथ थी। उसे अपने अंदर की आग को नियंत्रित करना सीखना होगा। शक्ति का अर्थ नियंत्रण भी था। अनकंट्रोल्ड शक्ति केवल विनाश लाया करती थी। ये बात उसे पता थी, पर अब एल्डर्स ने इसे कहना जरूरी समझा। अगले कुछ दिन स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग में बीते। एल्डर्स ने उसे ग्रुप के साथ अभ्यास कराना शुरू किया। पहले सामान्य फिजिकल बैलेंस, फिर कंट्रोल्ड ब्रीदिंग ड्रिल्स, फिर ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेशन एक्सरसाइजेस। युवा हंटर्स और कुछ सीनियर बर्सर्कर जुड़े और ये सब एक प्रकार की कम्युनल विजिलेंस में बदला। लई चैन ने उसे बताया कि जिस तरह उसने चाइल्डहुड में ट्रेनिंग की थी और एल्डर्स ने उसे गाइड किया था, इसी तरह अब भी वह गाइडेंस में रहेगा। पर आज जो सिखाया जा रहा था वह केवल शारीरिक तकनीक न था, यह मानसिक नियंत्रण, मानसिक शिथिलता और शून्य पैनिक की स्थिति बनाए रखने का अभ्यास था। सुमिंग के लिए यह नया स्तर था। जब वह पहले स्वयं से प्रैक्टिस करता था तो वह अक्सर अपने भीतर की आग में डूब जाता और समय का फर्क नहीं देखता। अब एल्डर्स चाहते थे कि वो अपनी आग को स्टेप बाय स्टेप सामग्री में बांटे, जितना बर्न चाहिए उतना और जितना कंट्रोल चाहिए उतना भी। अभ्यास कठिन थे। पहली बार उसे सच में पता चला कि पावर का उपयोग एक तरह की कला है।
तेजी से नहीं, बल्कि सूक्ष्म, ठीक उसी मात्रा में जिसे पूरा शारीरिक तंत्र सह ले। एक दिन एल्डर्स ने उसे अपने साथ बुलाकर कहा, हम कुछ परीक्षण रखेंगे। उनके शब्द सीधी चेतावनी नहीं थे, वह एक तरह का परीक्षण था जो उसकी मानसिक सहनशीलता, तार्किक निर्णय और ट्राइबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मापेगा। पहला दौर हंटिंग पेट्रोल के साथ जाना था, दूसरा विलेज रेस्क्यू सिम्युलेशन और तीसरा एक कम्युनल ट्रस्ट टेस्ट जहां पर उसे एल्डर्स के निर्देशों का पालन करते हुए एक कॉम्प्लेक्स टास्क पूरा करना पड़ेगा। It tests him to see whether he is ready to bear the burden of a berserker in a tribal context. हंटिंग पेट्रोल असल में सिंपल नहीं था। जंगल में छोटे छोटे झुरमुटों में कहीं कहीं प्रेडेटर के निशान दिखते थे और एल्डर्स ने ये तय किया कि आज वो ग्रुप के साथ जाएगा। ले चेन उसकी छाया की तरह रहा, एक साथी, एक मित्र और कभी कभी एक सलाहकार। दोनों साथ साथ जंगल के मार्ग चुने और प्रक्रिया में उनका तालमेल अच्छा रहा। जब खतरा आया, एक बड़े जानवर का निशान दिखा, तो सू मिंग ने इंस्टिंक्टिवली अपने शारीरिक बल को इस्तेमाल किया, पर एल्डर्स ने उसे कहा कंट्रोल। उसने अपनी ताकत रोक ली और उसकी शांति ने समूह को सही निर्णय लेने का समय दिया। जानवर को कुछ दूरी से भगा दिया गया और ग्रुप ने बिना बड़ी चोट के वापस लौट आया। एल्डर्स ने ग्लांस किया और मुस्कुरा दिया। ये उसके लिए आधिकारिक तौर पर पहली बार था कि उसने शक्तियों को नियंत्रित करके सामूहिक भलाई को प्राथमिकता दी थी। विलेज रेस्क्यू सिम्युलेशन जारी रहा, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जिसमें ट्राइब के एक हिस्से में फायर आउटब्रेक माना गया। ये टेस्ट केवल फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं था, बल्कि सोच समझकर लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की क्षमता का भी था। सू मिंग ने देखा कि जिस तेजी से उसकी शक्ति अब सतह पर आती थी, उसी के साथ उसे ये भी सीखना था कि किसे पहले बचाना है, कैसे रिसोर्सेज बांटने हैं और पैनिक में क्रूरता से निर्णय ना लेना है। उसने देखा कि एल्डर्स ने उसे कई बार रोका, सलाह दी और उसके इम्पल्सिस को गाइड किया। जब सिम्युलेशन खत्म हुआ, एल्डर्स ने उसे एक छोटा सा नोट दिया। यही साइलेंट अप्रूवल था जो उसने चाहा था। तीसरा टेस्ट में उसको एल्डर्स ने कहा कि वो एल्डर्स गार्डन में लगे कुछ रेयर मेडिसिनल हर्ब्स की रक्षा करेगा। ये परीक्षा उस पर भरोसा जताने जैसी थी कि वे उसे अपनी सामग्री और नॉलेज हैंडल करने योग्य मानते हैं। सू मिंग ने शांत मन से काम किया और हर्ब्स की रक्षा की। एक छोटे से विवाद में भी उसने अपना कंट्रोल नहीं गंवाया। एल्डर्स ने ये देखकर खुशी जताई और उसे बताया कि वो टाइम टेस्टेड रूल्स के अनुसार अब ट्रेनिंग में और आगे बढ़ सकता है। यही दिन थे जब कुछ युवा और कुछ आउटसाइडर्स ने उसकी सडन राइज पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कुछ वह स्केप्टिकल, कुछ सपोर्टिव। ये आदमी मानव स्वभाव था, पर एल्डर्स ने कम्युनिटी को समझाया कि नई शक्ति के साथ कम्युनिटी की सुरक्षा पहले है और उसके बाद वो निखार। उन्होंने लोगों को बताया कि किसी भी नई शक्ति को आलस्य, अपव्यय और अनियंत्रण से नहीं परखा जाता, बल्कि उसे स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नर्चर किया जाता है। ये बात सू मिंग के लिए रिलीफ थी। अब उसे जानकर काम करना था कि उसके पीछे ट्राइब का फ्रेमवर्क है और वो अकेला नहीं था, पर फिर भी वो अपना दम लगाकर आगे बढ़ेगा। समय बीता, सू मिंग का शरीर और भी अधिक शक्तिशाली बनता गया, पर एल्डर्स ने उसे बार बार चेताया कि वो रेड मड या किसी अन्य अतिशक्ति स्रोत का ब्लाइंड रिलायंस ना करे। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें अस्थायी लाभ दे सकती हैं, पर चरित्र और एंड्योरेंस ट्रेनिंग का काम दीर्घकालिक होता है। ये लेसन उसने ध्यान से लिया। उसने अपने प्रयोगों में मॉडरेशन लाई और नेचुरल ट्रेनिंग के साथ मेडिसिनल सप्लीमेंट्स का संतुलन बनाए रखा। एक सांझ जब सूर्य पहाड़ों के पीछे छिपता दिखा और लालिमा धीरे धीरे तिमिर में बदल रही थी, सू मिंग एकांत में बैठा हुआ था। उसने नज़दीक रखे पत्थर को निकाला और उसे अपनी हथेली में रखा। पत्थर अब शांत था, जैसे अपनी भूमिका निभाकर वापस सो गया हो। सू मिंग ने धीरे से कहा, धन्यवाद। ये शब्द किसी देवता के लिए नहीं था, ये उस चीज के लिए था जिसने उसे रास्ता दिखाया, एक खंडित विरासत, एक जुड़ा सा अतीत, और अब उसका वचन कि वो इस शक्ति को ट्राइब के हित में लगाएगा। उसने श्याओ होंग के पास जाकर उसे गले लगाया और फिर घर की ओर लौट आया। उसके कदमों में अब एक स्थिरता थी, एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ने की ठान ली थी। रात शांत थी, कुछ बच्चे छत पर बैठे हुए थे और एल्डर्स दूर से देख रहे थे। जंगल की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। सू मिंग ने खिड़की के पास बैठकर आकाश में चमकती नन्ही तारा सी चीज़ों को देखा। उसके मन में एक शांति थी, पर साथ ही एक आग भी। वो आग अब न केवल शक्ति की थी, बल्कि जिम्मेदारी की भी।
उसने अपने मन के भीतर एक छोटी सी प्रतिज्ञा की, मैं इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने ट्राइब के लिए प्रयोग करूंगा। मैं इसकी कीमत जानूंगा और उसके अनुरूप चलूंगा। और उसी रात ट्राइब के कुछ एल्डर्स ने उसकी चुप्पी और दृढ़ता को देखकर एक छोटा सा निर्णय लिया। वे उसे अगले महीने होने वाले सीजनल हंट के लिए लीडर के रूप में नॉमिनेट करने पर विचार कर रहे थे। ये निर्णय केवल शक्ति के लिए नहीं था, ये उस पर भरोसा दिखाने के बराबर था कि उसने अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग किया है। ये मौका उसके लिए बहुत बड़ा था और इसका अर्थ था कि अब उसका नाम ट्राइब के अधिक जिम्मेदारियों में जुड़ सकता था। पर अभी वो समय था तैयारी करने का। बदलते समय की हवा उसे बता रही थी कि आगे और भी चुनौतियां होंगी, कुछ बाह्य कुछ आंतरिक। पर सूमिंग अब अकेला नहीं था, उसके पास दोस्त थे, एल्डर्स का मार्गदर्शन था और अपनी खुद की जिद थी। उसने उंगलियां भींचकर अपने हाथों की नसों पर ध्यान दिया। 3 नसें अब पूरी तरह उसकी पहचान बन चुकी थीं और वो एक नाम से नहीं, एक जिम्मेदारी से बांधा गया था। चैप्टर 10 यहीं खत्म होता है, एक शांत पर निर्णायक अध्याय, जहां शक्ति को जिम्मेदारी के साथ जोड़ा गया और जहां एक साधारण लड़के का पहला सत्य सामने आया। सच्ची ताकत वही होती है जो दूसरों के लिए काम आए। तो दोस्तों, यही था हमारा परस्यूट ऑफ द ट्रूथ का पार्ट 1, जहां हमने सूमिंग की सबसे पहली लड़ाई देखी, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डर के साथ और उस रहस्यमयी पत्थर के साथ जिसने उसकी किस्मत की दिशा बदलनी शुरू कर दी। एक साधारण सा लड़का, एक अनहर्ड सा ड्रीम और 3 जाग चुकी नसें। अब उसकी कहानी सिर्फ शुरू हुई है। आगे क्या आने वाला है, बस इतना समझ लो, सूमिंग का मार्ग अब आसान नहीं रहेगा। ट्राइब का भरोसा जितना बड़ा है, जिम्मेदारी उतनी भारी होगी। उसका पत्थर अब सिर्फ गर्म नहीं होगा, बल्कि सवाल भी उठाएगा। और पहली बार सूमिंग का सामना ऐसी चीजों से होगा जिनमें सिर्फ ताकत नहीं, इरादा भी चाहिए। आने वाले चैप्टर्स में जंगल और पहाड़ सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं रहेंगे, उनमें खतरा भी छुपा होगा। सूमिंग की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन उसे हर कदम पर अपनी आंख को काबू में रखना सीखना होगा। और एक नई परछाई, एक नया संकेत उसे अपने अतीत से जोड़ने वाला है। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो, तो पार्ट 2 में हम सूमिंग के आगे आने वाले संघर्ष, उसकी बढ़ती शक्ति और उन रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे जो उसे एक साधारण लड़के से एक सच्चे बर्जर के मार्ग पर धकेल देंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं, जहां कहानी और गहरी और खतरनाक होने वाली है। ध्यान रखना, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती।